हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो हम सेकंड यूनिट देख रहे थे और उसमें हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था और हम सेकंड टॉपिक का जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, वो चीज़ हमने देख ली थी। और हम लास्ट में जो पहुँचे थे हम वो एक फार्मूला भी देखा था। उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस भी किया था कि टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग्स होती हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास वेवलेंथ और साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड्स करती हैं हमारे पास। तो आज हम उन्हीं टाइप्स को देखेंगे, स्कैटरिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं और कैसे किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने फार्मूला देख लिया था कि साइज ऑफ पार्टिकल और वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है स्कैटरिंग। तो दो चीज़ देखी थी हमने कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पैरामीटर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग टेक प्लेस। तो जो मेनली होती हैं वो दो टाइप की स्कैटरिंग होती हैं, एक सेलेक्टिव होती है, एक नॉन सेलेक्टिव होती है। और इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो इसके सब पार्ट्स होते हैं हमारे पास। तो पहला जो है हमारे पास सेलेक्टिव स्कैटरिंग है। सेलेक्टिव स्कैटरिंग किसको कहेंगे कि जब स्कैटरिंग होती है वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होती है, तो वो हमारे पास सेलेक्टिव स्कैटरिंग होती है। और हमारे पास सेलेक्टिव स्कैटरिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक रेले एंड माई स्कैटरिंग या मी स्कैटरिंग, बट मैं माई पढ़ूँगा इसको। माई स्कैटरिंग होता है हमारे पास। तो अगर वो वेवलेंथ डिपेंडेंट है तो वो हमारे पास सेलेक्टिव स्कैटरिंग कहलाती है। तो दूसरी जो नॉन सेलेक्टिव है वो हमारे पास जनरली साइज ऑफ पार्टिकल या फिर वेवलेंथ इंडिपेंडेंट होती है, वो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होती है। अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास पहला जो है वो है रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग क्या है, हमारे पास इंग्लिश फिजिसिस्ट थे लॉर्ड रेले, उनके नाम पर पढ़ा, who offered its explanation. Rayleigh scattering is caused by very small particles. तो जो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है हमारे पास ये वाली लाइन कि बहुत छोटे पार्टिकल्स की वजह से जो स्कैटरिंग होती है, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स हो गए जिनकी रेडियस जो है वो वेवलेंथ से बहुत 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 कम होती है। हमारे पास जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है वो बहुत कम होता है वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। तो वो हमारे पास क्या है, रेले स्कैटरिंग होता है हमारे पास। प्राइमरली इट अकर्स ड्यू टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द स्काई। एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे पास गैसेस मिलती हैं और जनरली रेले स्कैटरिंग जो होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं उनकी वजह से होती है। इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, मॉलिकुलर स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि रेले स्कैटरिंग को हम क्या मॉलिकुलर स्कैटरिंग भी कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारे पास स्कैटरिंग होती है इस फेनोमेनन में। Rayleigh scattering can be considered to be elastic scattering since the photon energies of the scattered photons is not changed. तो इसके अंदर क्या होता है, रेले स्कैटरिंग के अंदर हमारे पास इसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है इसके अंदर, जो सबसे छोटा पार्ट्स होता है फोटोन, वो हमारे पास वो चेंज नहीं होता है। मीन्स हमारे पास चाहे स्कैटरिंग से पहले और स्कैटरिंग के बाद जो होता है फोटोन्स जो है हमारे पास चेंज नहीं होता है, तो इसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहते हैं। Scattering in which the scattered photons have either a higher or lower photon energy is called Raman scattering. तो हमारे पास चाहे लो एनर्जी हो चाहे हाई एनर्जी हो, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है, तो उसको क्या रमन स्कैटरिंग कहते हैं। तो रेले स्कैटरिंग क्या है, हमारे पास मॉलिकुलर स्कैटरिंग है, इलास्टिक स्कैटरिंग है, रमन स्कैटरिंग है। तो ये सब किसके नाम है, हमारे पास रेले स्कैटरिंग है हमारे पास। Usually this kind of scattering involves exciting some vibrational modes of the molecules, giving lower scattered photon energy, or scattering of an excited vibrational state of a molecule which adds its vibrational energy to the incident photon. तो आपने देखा होगा जब भी हमारे पास रेडिएशंस होती हैं उसके अंदर एनर्जी होती है, वो एक तरीके का एनर्जी का ही फॉर्म है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर उसके ऊपर जब रेडिएशंस फॉल होती हैं तो जो स्कैटरिंग एनर्जी होती है मीन्स एक्साइटेड हो जाते हैं। जो फोटोन्स होते हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वाइब्रेशनल मोड्स में हो जाते हैं। तो जो उनकी भी एनर्जी होती है, थोड़ी बहुत जो एनर्जी होती है वो भी हमारे पास ऐड ऑन हो जाती है हमारे पास जो इंसिडेंट फोटोन्स या इंसिडेंट एनर्जी होती है। तो कोई भी मीन्स उनके अंदर मूवमेंट होने लग जाती है और रेडिएशंस जो उसकी एनर्जी होती हैं मॉलिक्यूल्स की, वो भी इंसिडेंट फोटोन्स के साथ ऐड हो जाती है। तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, जो भी ध्यान रखना है वो हमारे पास एक तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है कि रमन स्कैटरिंग किसको कहते हैं, मॉलिकुलर स्कैटरिंग किसको कहते हैं, इसके मीन्स प्रोसेस क्या है, और ये जो होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से होती है, मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, वो चीज़ ध्यान रखनी है हमारे पास। रेले स्कैटरिंग क्या चीज़ है, तो इसका ये फॉर्मूला है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट।
तो जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ की पावर 4 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर छोटी वेवलेंथ की रेडिएशंस होंगी उसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी वेवलेंथ की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो हाई होती है छोटी वेवलेंथ के रेडिएशंस की। स्कैटरिंग क्या होती है हमारे पास? स्कैटरिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन remote sensing investigations because it can severely reduce the information content of remotely sensed data to the point that the imagery loses contrast and then it becomes difficult to differentiate one object from another। तो स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी सेंसर तक रेडिएशंस पहुंचती हैं, मान लीजिए हमारे पास ये सेंसर है, तो यहाँ पे हमारे पास रेडिएशंस पहुँचनी, और ये ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, ये सन है हमारे पास, बीच में हमारे पास एटमॉस्फेयर है। तो ये सन से हमारे पास रेडिएशंस निकली, ऑब्जेक्ट तक पहुंची एटमॉस्फेयर के थ्रू, फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास एटमॉस्फेयर के थ्रू सेंसर तक पहुंची हमारे पास। तो जो ये रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं वो एटमॉस्फेयर के थ्रू 2 टाइम्स करती हैं। अब ये 2 टाइम्स करती हैं तो स्कैटरिंग होके जो भी हमारे पास स्कैटरिंग था, मैं फिर से बना लेता हूँ डायग्राम, कोई बात नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट था उस पर फॉल होने के बाद रेडिएशन सेंसर तक जा रही थी और 2 टाइम एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर रही थी। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो रेडिएशंस हैं, इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है। मान लीजिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर हुई तो यहाँ से स्कैटरिंग, ये जो हमारे पास रेले स्कैटरिंग होगी छोटे पार्टिकल्स की वजह से, तो वो इंटेंसिटी उस सेंसर तक नहीं पहुँच पाती है, और जो बीच में पहले से पड़ती है उसकी हमारे पास कुछ पार्ट पहुँच जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास इमेजेस जो क्रिएट होती हैं सेंसर के थ्रू, वो ब्लर इमेजेस क्रिएट होती हैं हमारे पास। तो उनका कॉन्ट्रास्ट भी हमारे पास कम हो जाता है, लूज़ हो जाता है, और फिर हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो स्कैटरिंग का ये नेगेटिव पॉइंट है। स्कैटरिंग इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद पार्टिकल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स or large gas molecules present in the atmosphere and cause it to be redirected in all directions from its original path by reflection and refraction। तो स्कैटरिंग एक तरीके का जो है वो रिफ्लेक्शन ही है। रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में मैंने पहले डिफरेंस बताया था, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में हमें डायरेक्शन पता होती है कि इंसिडेंट एंगल कौन सा और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है, तो ये बराबर होता है जनरली, तो ये रिफ्लेक्शन का पता रहता है। लेकिन स्कैटरिंग में क्या है हमारे पास कि जो मॉलिक्यूल्स होता है उससे जब रेडिएशन फॉल होती है उसके ऊपर इंटरेक्ट करती है, तो हर एक डायरेक्शन में भी हो सकता है। जनरली ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल और वेवलेंथ क्या है, वो भी हम देखेंगे अभी कि सिमिलर होता है, कौन सी रेडिएशन कितना ज़्यादा कौन सी डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, वो सब हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन स्कैटरिंग का मतलब है वो ऑल डायरेक्शन में जनरली रेडिएशंस को ब्रेकआउट कर देती है। तो या तो रिफ्रैक्शन हो जाता है या फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो वो स्कैटरिंग का ही पार्ट है हमारे पास। इट्स ओरिजिनल पाथ बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्कैटरिंग वो सिंपल सी चीज़ है, मॉलिक्यूल्स या तो छोटे पार्टिकल की मॉलिक्यूल्स की वजह से या बड़े पार्टिकल की मॉलिक्यूल्स की वजह से, बस टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग वो चेंज हो जाता है हमारे पास। अभी जो छोटे मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है उसको हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 चीज़ों पर तो डिपेंड करता ही करता है। एक तो पार्टिकल साइज पे जिसकी वजह से स्कैटरिंग कॉज हो रही है, दूसरा हमारे पास वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या डिस्टेंस द रेडिएशन ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर, कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन का बताया था कि हॉरिजन पर सन का जो शेप होता है वो डिस्टॉर्टेड क्यों दिखता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, क्योंकि हॉरिजन पर जो रेडिएशंस को ट्रैवलिंग जो है पाथ जो है वो ज़्यादा होता है हमारे पास। तो जो स्कैटरिंग होती है वो हमारे पास रेडिएशन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना स्कैटरिंग होगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू, जैसे कि सन का डिस्टॉर्शन वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता था। अब हमारे पास क्या 2 चीज़ें हैं कि हमारे पास जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है, वो स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। क्लाउड जो है वाइट क्यों दिखते हैं, वो भी स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। तो ये चीज़ें हमें फेनोमेनन और जो भी प्रोसेस होता है वो क्या होता है वो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्काई जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है। कि द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफियर द शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज ब्लू, क्योंकि विप की ओर में अगर आप देखोगे
रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और ब्लू की हमारे पास रेड्स के बहुत कम वेवलेंथ होती है। जनरली हम RGB चीज़ें पढ़ते हैं, रेड वेवलेंथ बैंड और ग्रीन वेवलेंथ बैंड एंड ब्लू वेवलेंथ बैंड, इसी से हमारे पास सारी इमेजेस क्रिएट होती हैं। तो इन तीनों में सबसे जो कम रेंज की वेवलेंथ होती है वो कौन से में होती है? ब्लू की होती है। तो हम जब भी ये सारी रेंज का डिस्कस नहीं करेंगे, हम 3 रेंज का डिस्कस करेंगे, एक तो ब्लू रेंज का, ग्रीन रेंज का और रेड रेंज का, और मोस्टली जो हम करेंगे वो रेड का और ब्लू का कंपैरिजन करेंगे। तो छोटी वेवलेंथ किसके है हमारे पास? ब्लू कलर का है हमारे पास। तो जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर स्कैटर्ड मोर देन द लॉन्गर विजिबल वेवलेंथ। लॉन्गर कौन सी? रेड कलर जो होता है हमारे पास। इसलिए हमारे पास जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, ना कि हमारे पास रेड कलर का दिखता है, क्योंकि जो शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो ये कब की बात हो रही है? हमारे पास दिन की बात हो रही है कि हमारे पास जब भी आप ऊपर देखते हो सन निकला हुआ होता है, खूब तेज धूप होती है, तो जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का इसीलिए दिखता है क्योंकि ब्लू लाइट जो होती हैं हमारे पास ज़्यादा स्कैटर होती हैं। लेकिन शाम के टाइम में या फिर सुबह सुबह सनसेट और सनराइज़ के टाइम में आप देखते होंगे कि जो स्काई होता है वो रेड कलर का दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि सनराइज और सनसेट के दौरान क्या होता है, लाइट हैज़ टू ट्रेवल फार्दर थ्रू द atmosphere than at midday, and the scattering of the shorter wavelength is more complete. This leaves a greater proportion of the longer wavelength light to penetrate the atmosphere. तो सिंपल सी चीज़ है कि हॉरिजन पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है रेडिएशंस का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमने देखा था रिफ्रैक्शन की वजह से जो सन का शेप होता है वो डिस्टॉर्टेड शेप दिखाई देता है, और स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, जो स्काई होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो ब्लू कलर की जो रेज होती हैं वो और पूरी की पूरी स्कैटर हो जाती हैं, और जो हमारी आंखों तक पहुंचती है वो रेड कलर तक की वेवलेंथ, जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो जो हमारी आइज तक पहुंचती है वही हमारे पास कलर शो होता है। तो हॉरिजन के टाइम पे, हॉरिजन सनसेट और सनराइज के टाइम पे देखोगे तो जो स्काई होता है वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है तो रेज होती है वो हमारे पास आइज से निकल जाती है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक बार पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में क्लियर हो जाता है। अब देखिए जैसे ये रेडिएशन करते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे वेवलेंथ आ रही थी, रेडिएशन आ रही थी, कोई पार्टिकल है इसको सॉल्व, तो हर एक डायरेक्शन में किसी में कम अमाउंट की रेडिएशन निकली, कहीं से हमारे पास आइसोट्रोपिकल नहीं है, हमारे पास एनिसोट्रोपिकल गई, क्योंकि हमारे पास सेम हर डायरेक्शन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट एनर्जी है, इधर ज़्यादा है और इधर ज़्यादा है, इधर कम है, इधर कम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल है रेडिएशन और हर डायरेक्शन में रेडिएशन की स्टेटमेंट। In the extent of the scattering is inversely proportional to the force power of wavelength shorter wavelength of the wavelength in the visible spectrum are affected the view। हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 4 की। तो जिससे शॉर्टर वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे ब्लू कलर होता है आज कंपेरिजन में रेड कलर। वेलो स्केटिंग का रेफरेंस फोर ब्लैक कॉन्ट्रास्ट ड्यूरिंग द सनराइज पासिंग थ्रू द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ रेड लाइट ऑफ द मून। दिन से हमारे पास क्या होता है, ऊपर होता है, और हमारे पास सनसेट से होता है,
10 माइक्रोमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का जो पार्टिकल साइज होता है, जिसकी वजह से वेवलेंथ का जो रेडिएशन होता है उनका स्कैटरिंग होता है, उसको नाइस स्कैटरिंग कहते हैं। जो जनरली वेवलेंथ और पार्टिकल साइज बराबर होता है हमारे पास। अभी ये 0.1 से लेके 10 माइक्रोमीटर रेंज ऑफ पार्टिकल कौन कौन सा एग्जांपल है, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, या फिर एरोसोल्स बहुत सारे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। डस्ट, पोलन, स्मोक एंड वाटर वेपर आर कॉमन कॉजेज ऑफ नॉइज स्कैटरिंग विच टेंड्स टू अफेक्ट लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू द रेले स्कैटरिंग। नॉइज स्कैटरिंग occurs mostly in the lower portions of the atmosphere where larger particles are more abundant and dominates when cloud conditions are overcast। तो ऑब्वियसली जिसका वेट ज़्यादा है वो डाउन साइड में रहेगा, ग्रेविटी हमने पढ़ाई है, ग्रेविटी की वजह से। तो जो नॉइज स्कैटरिंग होता है वो जनरली लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है, क्योंकि जो लार्जर पार्टिकल्स या लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो लोअर पोर्शन में रहते हैं, और या फिर जहाँ पर क्लाउड्स कंडीशन होती हैं वहाँ पर नॉइज स्कैटरिंग देखने के लिए मिलता है। स्मोक, डस्ट, फॉग ये सब का नीचे की साइड रहता है। गैसेज हमारे पास ऊपर की साइड होती है हमारे पास। तो जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर होती है, जो भारी चीज़ होती है वो नीचे होती है। अब इनका साइज बड़ा है तो भारी चीज़ हो गई, ये नीचे की साइड रहते हैं। तो लोअर पोर्शन में जो स्कैटरिंग देखने के लिए मिलती है वो नॉइज स्कैटरिंग देखने के लिए मिलती है। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज ग्रेटर देन द रेले स्कैटरिंग। और इसमें स्कैटरिंग भी जो होती है रेडिएशंस की वो बहुत ज़्यादा होती है as compared to the Rayleigh scattering. The violet and blue lights are scattered away more with an increasing amount of smoke and dust particles in the atmosphere, and only the longer orange and red wavelength light reaches our eyes। तो जो स्ट्रेंथ होती है, जो अमाउंट होता है हमारे पास नॉइज स्कैटरिंग में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेले स्कैटरिंग। तो इसके अंदर क्या क्या है कि अगर अमाउंट ऑफ स्मोक या डस्ट, जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर ज़्यादा हैं तो हमारे पास रेडिएशंस का जो स्कैटरिंग देखने के लिए मिलेगा वो इस नॉइज स्कैटरिंग का ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और तो ब्लू हो या फिर हमारे पास वॉयलेट लाइट हो जिनका स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ है, वो तो फुल्ली की फुल्ली हमारे पास स्कैटर्ड हो जाती है, और जो हमारी आइज़ तक रीच आउट होती है वो हमारे पास या तो रेड वेवलेंथ पहुंचती है या फिर ऑरेंज वेवलेंथ पहुंचती है हमारे पास। तो दोनों का सेम ही है, बस एक चीज़ याद रखनी है कि रेले के स्कैटरिंग के अंदर क्या हमारे पास वेवलेंथ जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल साइज, और हमारे पास नॉइज स्कैटरिंग के अंदर क्या है हमारे पास वेवलेंथ और पार्टिकल साइज जनरली इक्वल साइज के होते हैं। तो अब तीसरा में क्या है, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है, जो वेवलेंथ इंडिपेंडेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिकल साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ हमारे पास। तो इन तीनों में बेसिक सा डिफरेंस है, बस आपको याद रखना है कि कौन सा वाला पार्टिकल, नाम से पता है मॉलिक्यूलर किसको कहते हैं, रेले को कहते हैं। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स की वजह से, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो गैस का साइज छोटा होता है तो वो रेले स्कैटरिंग है। नॉइज स्कैटरिंग मीन्स दोनों में इक्वल साइज ऑफ वेवलेंथ और पार्टिकल साइज जनरली उन दोनों की वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से स्कैटरिंग होता है, तो उसको नॉइज स्कैटरिंग कहते हैं। और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्या है, वेवलेंथ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पार्टिकल साइज इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा होता है हमारे पास। इट इज़ कॉज्ड बाई पार्टिकल, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, आइस फ्रेगमेंट्स हो गए, क्लाउड्स के अंदर बारिश हो रही है, तो हुज रेडिया एक्सिड 10 माइक्रोमीटर, 0.1 से लेके 10 माइक्रोमीटर के रेंज ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो किसके अंदर आ रहे थे, नॉइज स्कैटरिंग के अंदर। और जो 10 माइक्रोमीटर के रेंज ऑफ पार्टिकल्स है वो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग को कॉज करते हैं। द स्कैटरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ, ऑल द वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड इक्वली एंड नॉट जस्ट ब्लू, रेड एंड ग्रीन। तो इसमें हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसमें क्या है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ हो, चाहे ब्लू हो, ग्रीन हो या रेड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो स्कैटरिंग होगी वो इक्वली होगी हमारे पास। तो ये पॉइंट हमारे पास याद रखने वाला है। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर where there are particles more than 10 times the wavelength of the incident electromagnetic radiation। अब इनका क्या पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो ये भी लोअर पोर्शन में मिलता है। लोअर पोर्शन में मिलेगा तो जो स्कैटरिंग होगी वो भी लोअर पोर्शन में होती है, और इसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो वेवलेंथ से 10 गुना ज़्यादा होता है हमारे पास। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग इज द अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स एज वाइट।
तो रेले की वजह से स्काई जो है वो रेड दिखता है, और जो क्लाउड्स जो हैं वाइट किसकी वजह से दिखते हैं, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग की वजह से। तो ये बस जो बीच बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम पर्पज़ के लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग जो है वो फिनोमेना कॉज करता है या उसको डिस्क्राइब करता है कि वाइट्स जो क्लाउड्स होते हैं हमारे पास वाइट क्यों अपीयर करते हैं हमारे पास, क्यों हमारे पास क्लाउड्स जो हैं वो वाइट कलर के दिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होती है। लोअर पोर्शन में क्या होता है, हमारे पास पार्टिकल साइज बड़ा होता है, वेवलेंथ जो है हमारे पास हर एक वेवलेंथ स्कैटर हो जाती है, तो जो क्लाउड्स होते हैं वो हमारे पास वाइट कलर के दिखते हैं, क्योंकि हमारे आइज़ तक जो है किसी की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी हमारी आइज़ तक नहीं पहुंचती है जो वो उस कलर का दिखे। सारी की सारी जो रेडिएशंस होती हैं, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, वो सारी की सारी स्कैटर आउट हो जाती हैं, तो क्लाउड जो है हमारे पास वाइट कलर के शो होते हैं हमारे पास। एज क्लाउड कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट पार्टिकल्स एंड द वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड इन इक्वल अमाउंट, द क्लाउड अपीयर्स एज वाइट। मीन्स अगर हमारे आइज तक पहुंच भी रही हैं तो रेड का भी सेम अमाउंट पहुंच रहा है, ग्रीन का भी और ब्लू का भी, तो सेम अमाउंट पहुंच रहा है, तो हमारे पास हर एक का मिक्स मिलता है, तो उसको वाइट कलर ही दिखता है हमारे पास जो क्लाउड्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स एंड लार्ज डस्ट पार्टिकल्स कैन कॉज दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग एंड दस कॉज फॉग एंड क्लाउड्स टू appear white to our eyes because blue, green and red light are all scattered in approximately equal quantities। तो क्वांटिटी इक्वल है, अगर मान लीजिए अगर ग्रीन की ज़्यादा होती है स्कैटर और हमारे आइज तक भी ज़्यादा इंटेंसिटी पहुँचती, तो क्लाउड्स या फिर जो भी होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीनों की तीनों जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो इक्वली स्कैटर्ड होती हैं और इक्वली हमारी आइज तक पहुँचती हैं, तो वाइट कलर दिखता है हमारे पास, चाहे फॉग हो चाहे क्लाउड्स हो। Scattering creates an effect of edginess in remote sensing images which reduces contrast in images। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास जो रिमोट सेंसिंग की इमेजेस हैं वो ब्लर आती हैं, या फिर हम उनसे जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नियर बाई उनको भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रास्ट जो है वो लूज कर जाता है या फिर कम हो जाता है। इट ऑल्सो क्रिएट्स एडजेसेंसी इफेक्ट इन विच सिग्नल रिकॉर्डेड इन ए पिक्सल पार्टली इनकॉर्पोरेट द स्कैटर्ड सिग्नल फ्रॉम द नाइबरिंग पिक्सल्स। तो मैं बताया था कि जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होके सेंसर तक पहुंच रही है वो तो पहुंच ही रही है, साथ के साथ हमारे पास जो स्कैटरिंग हो रही है वो इंटेंसिटी भी सेंसर डिटेक्ट करता है। तो जो नाइबरिंग पिक्सल्स होते हैं, जैसे इमेज क्रिएट होती है फॉर्म ऑफ पिक्सल्स में, तो जो नियर बाई पिक्सल्स होते हैं उनका भी स्कैटरिंग की वजह से कुछ इंटेंसिटी नियर बाई दूसरे नाइबरिंग जो पिक्सल होता है उसमें पहुंच जाती है और हमारे पास ब्लर इमेज मिलती है हमारे पास। इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस एन इम्पोर्टेंट टर्म हियर, पाथ रेडियंस। तो यहाँ से हमारे पास क्या एक चीज़ हम पढ़ेंगे, पाथ रेडियंस क्या होता है। द रेडिएशन डेट हैज़ बीन स्कैटर्ड इन द अर्थ एटमोसफेयर एंड हैज रीच्ड द सेंसर विदाउट कॉन्टैक्टिंग द अर्थ सरफेस इज नोन एज पाथ रेडियंस। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उससे ऑब्जेक्ट तक पहले पहुंचता है, उसके बाद हमारे पास सेंसर तक रेडिएशंस पहुंचती हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसी की वजह से मान लीजिए ये जा रहा था हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स का और इसकी वजह से स्कैटरिंग हुआ और ये हमारे पास सेंसर तक पहुँचता है और डिटेक्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास है वो पाथ रेडियंस है। ये क्या है हमारे पास, पाथ रेडियंस है हमारे पास। तो एक नया टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ, पाथ रेडियंस क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज़ एसेंशियली टू रिमूव द पाथ रेडियंस फ्रॉम रिमोट सेंसिंग इमेजेस बिकॉज एनी इमेज एनालिसिस पार्टिकुलरली फॉर मल्टी डेट इमेजेस। हमारे पास अब इसको एक बार जो एरर आ गया हमारे पास उसको हम रेक्टिफाई करते हैं और जितना हो सकता है उतना रेक्टिफाई करते हैं। तो हमारे पास पाथ रेडियंस जो एक्स्ट्रा मीन्स ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में ना आने से पहले ही हमारे पास सेंसर डिटेक्ट करता है उसको या रीच आउट होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास रिमोट सेंसिंग से वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमेज का एनालिसिस, क्योंकि हमारे पास ब्लर इमेज मिलेगी फिर क्या फ़ायदा है हमारे पास, जब जिस चीज़ के लिए हमने रिमोट सेंसिंग किया या जिस चीज़ के लिए हमने इमेज को क्रिएट किया उसका जब एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे पास। तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। जनरली किसके लिए,
जब हम मल्टी डेट मीन्स हम टेम्पोरल इमेजेस ले रहे हैं, टेम्पोरल मीन्स आज लिया फिर 1 महीने बाद लिया, क्रॉप का ग्रोथ अगर हमें मॉनिटर करना है तो वो टेम्पोरल इमेजेस हम लेते हैं, जिससे कि हम उनको कंपेयर कर सकें कि अभी इतना बड़ा हुआ था प्लांट और फिर बाद में इतना हो गया। तो जब हम मल्टी डेट इमेजेस को एनालाइज करते हैं तो उसके केस में हमारे पास पाथ रेडियंस को रिमूव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन आता है, जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास। तो इसके अंदर अब जो ये हमारे पास बाकी पांचों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अगर हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम एक चीज़ देखेंगे, वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक विंडो, एटमॉस्फेरिक विंडो, तो जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे पास पूरे रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस को समझने के लिए। और जितना भी हमने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा तो वो भी एटमॉस्फेरिक विंडो, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, एब्जॉर्प्शन के अंदर आएगा। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक भी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करेंगे और जो भी छोटे से छोटा पॉइंट होगा उसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।